नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें दो बातें बिल्कुल खुलकर सामने आई हैं। पहली बात, किसी देश को अगर युद्ध की स्थिति में जाना है तो कभी भी किसी दूसरे देश पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जैसा कि यूक्रेन के साथ हुआ इस समय की भरोसे में आकर अमेरिका और नाटो देशों के उसने युद्ध छेड़ दिया, लेकिन उसका खामियाजा आज पूरी दुनिया देख रही है। खुद यूक्रेन भी देख रहा है कि कोई भी देश खुलकर उसकी मदद को सामने नहीं आ रहा है। और दूसरी एक बात जो नोटिस हुई है इस युद्ध में कि जो भी भारी नुकसान यूक्रेन को हो रहा है और जो थोड़ा बहुत नुकसान रशिया को हो रहा है, ज्यादातर नुकसान हवा के माध्यम से, आसमान के जरिए हो रहा है। आधुनिक मिसाइलें, रॉकेट, ड्रोन, ये सब ऐसे आधुनिक उपकरण हैं जो देश को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और ऐसे में एक बड़ा सवाल हमारे देश के सामने भी खड़ा होता है, जिस पर पिछले कुछ समय से चिंता व्यक्त की जा रही है कि क्या हमारा आसमान सुरक्षित है? क्या हमारे पास युद्ध की स्थिति अगर आए तो आधुनिक हथियार जो है, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे वो रॉकेट हो, चाहे वो ड्रोन हो, उनको आइडेंटिफाई करने, उनको डिटेक्ट करने, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए आधुनिक सिस्टम है? क्या आधुनिक हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर हमारे वायुसेना के बेड़े में है? हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने राज्यसभा में पेश की थी, बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है कि 5 साल में हमारे देश में 45 हेलीकॉप्टर और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। और हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, मृत्यु हो गई उनकी, बहुत ही दुखद था। ये भी एक एग्जाम्पल सामने है। और इसका बड़ा कारण जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बहुत सारे विमान, हेलीकॉप्टर पुराने हैं, टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, क्योंकि नए हथियार नहीं खरीदे गए हैं। इसलिए इन्हीं जो हवाई जहाज है और हेलीकॉप्टर से काम लिया जा रहा है। तो एक बड़ा प्रश्न फिर से कि क्या हमारे आसमान सुरक्षित है? क्यों हमारा देश हथियारों की, हेलीकॉप्टर की, इन सब की जो खरीद होती है उसमें बहुत देरी क्यों हो जाती है? क्यों इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है? तमाम बातों पर हमने चर्चा की है और हमारे साथ इस समय तीन फॉर्मर मेजर जनरल न्यूज नशा के स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल है, फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा और फॉर्मर मेजर जनरल जेपी बंसल सर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पीके सहगल सर, सबसे पहले प्रश्न यही बहुत सीधा सा प्रश्न है, क्या हमारे देश के आसमान सुरक्षित है? आज के माहौल में देश को हर प्रकार से सुरक्षित रखने के लिए सबसे बड़ा खतरा है आसमान के माध्यम से। आपको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स, एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स, रॉकेट्स, कई प्रकार के क्रूज मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स, यूएवीज और आजकल के माहौल में ड्रोन से खतरा है। इनसे बचने के लिए एक तो आपको कई प्रकार के एरियल प्लेटफॉर्म चाहिए जिनके माध्यम से आप इनको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर सकते हो। दूसरा, बड़ा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, ताकि इनको आप जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर सकें। इन दोनों में ही बहुत बड़े पैमाने पर हमारे खामियां हैं, खास करके ड्रोन्स के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए। हमारे पास वो तमाम टेक्नोलॉजीज अभी नहीं है जिसके माध्यम से हम हर प्रकार के ड्रोन को डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर सकें। इसी प्रकार हमारा एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा खामियां हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़बरदस्त कोशिश की जा रही है। जहाँ तक एरियल प्लेटफॉर्म्स का ताल्लुक है, एरियल प्लेटफॉर्म्स हमको चाहिए अपने देश के ऊपर अपने आप को थोड़ा सुरक्षित करने के लिए। दुश्मन के जो हवाई जहाज है या हेलीकॉप्टर्स हैं उनको का मुकाबला करने के लिए, लेकिन आप हवाई जहाज़ों के माध्यम से या हेलीकॉप्टर के माध्यम से दुश्मन की जो मिसाइल्स हैं उनको डिटेक्ट करके नुकसान नहीं पहुँचा सकते। उनके लिए तो आपको बहुत ही अच्छा दो तरफा लड़ाई का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान को की वायु सेना को कम से कम 42 स्क्वाड्रन चाहिए। आज हमारी वायु सेना में केवल 31 स्क्वाड्रन हैं। हमारे 10 से 11 स्क्वाड्रन जो हैं वो MiG-21 और MiG-27 से लैस है। ये सारे के सारे जहाज जो हैं इनको अगले 2 से 3 साल से रिटायरमेंट की आवश्यकता है। ये सारे के सारे का जो लाइफ है ख़त्म हो चुकी है। इनको अपग्रेड करके ज़बरदस्ती चला रहे हैं, क्योंकि जब तक आप नए लड़ाके नहीं लेते, अगर आप इनको रिटायर कर दोगे या इनको हटा दोगे तो बहुत बड़े पैमाने पर आपकी एफर्ट्स में खामियां हो जाएंगी। न्यूमेरिकली वीकर देन चाइना एंड वीकर देन पाकिस्तान। हमारा जो पाकिस्तान और चाइना का कंबाइंड थ्रेट है वो 65 स्क्वाड्रन है। 65 स्क्वाड्रन का मुकाबला 21 स्क्वाड्रन नहीं कर सकते।
ऐसे में जब बड़ी ज़बरदस्त आवश्यकता है कि जल्द से जल्द हम एडिशनल 123 या 136 हवाई जहाज़ अपने बेड़े में जमा करें, जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हो, मीडियम रेंज के, मीडियम वेट की कैटेगरी के। हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है इसको हिंदुस्तान में इंडस्ट्री में लाया जाए। साथ ही साथ शायद हो सकता है कि हम F-18 को इंडक्ट करें या कोई और बाहर का बेड़ा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से अख्तियार करें, लेकिन इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। तो आसमान को सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, ये सब होने चाहिए। सिस्टम होना चाहिए जो डिटेक्ट कर सके। जो ड्रोन आजकल हम देख रहे हैं कि ज्यादातर आजकल खबरें आती है कि पाकिस्तान से और जो पंजाब में ड्रोन के माध्यम से हथियार फेंके गए, सर्वेलेंस के लिए कितना इस्तेमाल हो रहा है। तो सर का मानना है कि ये सारी टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास इस समय नहीं है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। आधुनिक हवाई जहाज हमको लेने की जरूरत है। हेलीकॉप्टर जो है उनको अपडेट किया जाना चाहिए। अभी तक हमारे जो जितने भी जहाज हैं और जितने भी हेलीकॉप्टर हैं वो पुराने हो चुके हैं। उनको अपडेट करके उनकी सहायता से काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामियां हैं जिसको हमें सुधारना है अपने आसमान को सुरक्षित रखने के लिए। अब चलते हैं हम फॉर्मर मेजर जनरल SP सिन्हा सर के साथ पास चलते हैं हम। सर, एक बड़ा प्रश्न कि क्या कारण है, जैसा कि सर बता रहे हैं कि हमारे पास लैकिंग है ना, हमारे पास अच्छे हवाई जहाज हैं, हेलीकॉप्टर नहीं है, हमारे पास सर्वेलेंस सिस्टम भी है वो पुराना हो चुका है। तो क्या कारण है कि देश जब कुछ चीज खरीदता है, और खास तौर पर ये चर्चा काफी समय से चल रही है कि जो हमारी वायुसेना है उसके पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आर्म्स होने चाहिए, जो हेलीकॉप्टर होने चाहिए, जो मिसाइल्स होनी चाहिए, जो सर्वेलेंस सिस्टम होना चाहिए, वो नहीं है। तो क्या कारण है? कोई भी जब इस तरह का हथियारों की डीलिंग होती है, चाहे वो हम बोफोर्स की बात करें या राफेल को देकर इतना चर्चा हुआ, पैसों का लेन देन सामने आ जाता है। क्या बड़ा कारण है इसके पीछे? हथियार के मामले में हमेशा भ्रष्टाचार क्यों सामने आता है, और चाहे बोफोर्स की बात कीजिए या राफेल की बात कीजिए, तो पैसों के लेन देन की चर्चा आती है सामने। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विश्व में बहुत लिमिटेड आर्म सप्लायर हैं। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, रूस, स्वीडन, चाइना। तो इनके बीच में कंपटीशन है, क्योंकि इन्होंने जो मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट किया है उसको वो दूसरे देश को सप्लाई करना चाहते हैं। और ये जो ऑर्डर्स होता है, जैसे हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है, तो ये जो मिलिट्री इक्विपमेंट का जो ऑर्डर होता है सब बहुत हेवी ऑर्डर होता है। तो उस पर जो सेलर देश का आर्थिक व्यवस्था है उसमें बहुत इजाफा होता है, उनकी आर्थिक बढ़ोतरी होती है। तो ये जो लिमिटेड आर्म सप्लायर हैं इनके बीच में कंपटीशन होता है कि कौन किस तरह से सिस्टम को मैनिपुलेट करके सप्लाई ऑर्डर ले लो। बाय एंड लार्ज टेक्निकल स्पेसिफिकेशन समान होते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो सवाल है कि कैसे ऑर्डर लिया जाए। तो ऑर्डर लेने का एक ही तरीका है कि CFA कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी को जीत लो। और कैसे जीत लो? कि वो जहाँ जिस देश को सामान बेचना है उसकी सरकार को खरीद लो, हेवी ब्राइब, घूस दो, और पूरा सिस्टम, चाहे उस देश का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, ये सब आपके गुलाम हो जाएंगे, आपके इशारे पे नाचेंगे। ये अगस्ता में देखिए कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बदल दिया गया था उस समय के एयर चीफ मार्शल के द्वारा। तो होता कि जब सरकार कब्जे में आ जाती है तो जो सेलर है कंपनी, वो तो मनमानी करता है, पूरा सिस्टम को मैनिपुलेट करता है और पूरा डील पुश थ्रू करता है। जो टेस्टिंग भी होता है उसमें भी गड़बड़ी होती है। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, प्रोसीजर है, यही भ्रष्टाचार को जन्म देता है। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? उन्होंने ये पत्ता ही काट दिया भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार तब होता है कि जब बीच के जो दलाल होते हैं वो कमीशन कैश पेमेंट करते हैं। लेकिन जब मोदी जी ने G2G बेसिस पे राफेल डील किया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे, तो बीच में तो कोई दलाल है ही नहीं। तो सरकार के बीच में है, तो एक सरकार दूसरे सरकार को घूस तो देगी नहीं। तो भ्रष्टाचार खत्म करने का एक ही तरीका है कि G2G बेसिस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे सप्लाई ऑर्डर दिया जाए और इक्विपमेंट खरीदा जाए। तो जैसा कि सर ने बताया कि कुछ ही देश हैं जो हथियारों का जो निर्माण है करते हैं, और ऐसे में आपस में कंपटीशन लगा रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है प्राइजेस में। तो हर किसी की कोशिश रहती है कि दूसरे देशों को हथियार किस तरह से बेचे जाए, क्योंकि भारत बहुत बड़ी संख्या में हथियार और इस तरह की विमान, हेलीकॉप्टर इंपोर्ट करता है। तो पूरी कोशिश रहती है कि सिस्टम को कैसे मैनिपुलेट किया जाए और सरकार को कैसे अपने पक्ष में किया जाए।
लेकिन जैसा कि सर ने बताया है कि जो राफेल की डील हुई है वो सरकार से सरकार की हुई है और ऐसे में कोई प्रश्न नहीं उठता है घोटाले का, लेकिन भ्रष्टाचार जो होता है उसका सबसे बड़ा जो मकसद होता है, मकसद और जो एक प्रोसेस जो चल रहा है, जो सिस्टम में शामिल हो गया है, यही कारण है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो पैसों का लेन देन होता है और कंपटीशन इतना जबरदस्त होता है कि हर कोई चाहता है कि ऑर्डर उसे मिले। चलते हैं जेके बंसल सर के पास। सर, जो आपको लगता है, जो आपने चर्चा भी सुनी है कि हमारे पास जो सिस्टम है, हमारा जो आसमान है अभी सुरक्षित नहीं है क्योंकि हमारे पास लैकिंग है, हमारे पास अच्छे विमान नहीं है, हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, सर्वेलेंस सिस्टम सॉलिड नहीं है, और दूसरी तरफ जब इनको खरीद फरोख्त की बात आती है तो भ्रष्टाचार का मुद्दा उभर के सामने आता है और कहीं ना कहीं डीलिंग जो है बैक फुट में चली जाती है और इसी कारण हथियार जो है खरीदे भी नहीं जाते हैं, जैसा कि हुआ है। और जैसा कि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक जो विमान है उसकी आयु 20 से 30 साल की होती है, लेकिन अगर उसको बेड़े से हटाना है तो उसको खरीदने की प्रक्रिया कम से कम 5 से 10 साल पहले, उसके रिटायर होने के 5 से 10 साल पहले शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि खरीदने की प्रक्रिया से लेकर जब तक वो आपके देश पहुंचता है उसमें 10 से 12 साल का समय लग जाता है। दोस्तों, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है और ऐसे में पूरा होमवर्क करके एक विमान को बेड़े से निकाला जाता है और यही कारण है कि हमारे बेड़े में वायुसेना के इस समय बहुत से पुराने विमान हैं जिससे काम चलाया जा रहा है, क्योंकि नए विमान, नए हेलीकॉप्टर की जो है वो परचेज नहीं हो पा रही है। और राफेल कहते हैं कि पहला ऐसा सौदा हुआ है कि जो बहुत फास्ट हुआ है। तो बंसल सर, आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसे लॉज बने हैं जिससे जो हथियारों की जो हम परचेस है वो जल्दी कर पाए? क्या जो नई सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, कुछ इस दिशा में कदम उठाए गए हैं? जो हमारी लैकिंग है, क्या कुछ कानून बने हैं इसको दूर करने के लिए? युद्ध की तैयारी के लिए आधुनिक हथियार बहुत ही शीघ्रता से उपलब्ध होने चाहिए हिंदुस्तान के अंदर में, लेकिन देखा यह गया है कि बोफोर घोटाले के बाद कांग्रेस की सरकार में हथियारों की खरीद बंद हो गई थी। सब लोग डरे हुए थे, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था और ऐसे ही जो प्रक्रिया है बहुत जटिल है, जिसमें कि काफी समय लग जाता है। ऑर्डर देने के बाद भी किसी भी हथियार को, जो खासकर बड़े हथियार होते हैं जैसे कोई पनडुब्बी है या जहाज हैं, उनको बनाने में ही करीब 3-4 साल का समय लग जाता है, फिर उसका ट्रायल होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्डर देने में बहुत समय लग जाता है। जैसे कि प्रक्रिया में पहले एक इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, फिर उसको जो स्पेसिफिकेशन बनाए जाते हैं, फिर एक्विजिशन कमेटी के पास में जाता है कि इसकी आवश्यकता है या नहीं। उसके बाद टेंडर निकाला जाता है, टेंडर के बाद में फिर जो लोवेस्ट कोटेशन और देखते हैं, निगोशिएशन होता है। तो इन सब में बहुत समय लग जाता है और काफी ब्यूरोक्रेसी भी बीच में आ जाती है। लेकिन अभी एक जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 बना है, जिसके अंदर में एक सीमा निर्धारित कर दी गई है कि आवश्यकता को देखते हुए जैसे ही किसी चीज की डिमांड दी जाती है तो 74 से 106 के अंदर में हथियार का पूरी तरह से उपलब्ध होना आवश्यकता है। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो एक और भी प्रोविजन किया है कि 300 करोड़ तक के हथियार को हर सर्विसेज के वाइस चीफ को ये एक अप्रूवल देने की अथॉरिटी है। 500 करोड़ तक के इक्विपमेंट को डिफेंस सेक्रेटरी और 2000 करोड़ तक डिफेंस मिनिस्टर अप्रूव कर सकता है। इसके जो ज्यादा अमाउंट का हथियार होता है वो जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इस प्रक्रिया को देखते हुए अभी जैसा हमारा चाइना के साथ में स्टैंड ऑफ हुआ था, उस दौरान में हथियार बहुत जल्दी आए थे, एक स्पेशल प्रोविजन किया था। और सबसे एक अच्छी बात यह है कि अभी तो हमको ज़्यादातर हथियारों के लिए बाहर ही डिपेंड करना पड़ता है, पर अब हमारी जो DRDO है वो बहुत तेजी से हथियारों को डेवलप कर रही है और आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंदर में सब जो डिफेंस इक्विपमेंट या हथियार हैं वो हिंदुस्तान के अंदर ही प्रोक्योर होंगे, जिससे ये जो विलंब है दूर हो जाएगा और हमारी जो सेनाएं हैं वो बहुत सक्षम रहेंगी, हमेशा उनको आधुनिक हथियार मिलते रहेंगे। ये बहुत ही एक अच्छी जो बात है, जिसका हमको एक तसल्ली या हमको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है इससे कि हम हिंदुस्तान के अंदर सब हथियारों को बना सकते हैं।
ऐसा नहीं, सरकार ने बंसल सर ने ये भी बताया, यही बताया कि बहुत समय लग जाता है। कोई भी आप पनडुब्बी खरीदे, विमान खरीदे, हेलीकॉप्टर खरीदे, उसकी खरीद में बहुत समय लग जाता है। और बोफोर्स के बाद क्योंकि इतना बड़ा घोटाला हुआ, हथियारों की सप्लाई जो है, परचेज जो है बिल्कुल रोक दी गई थी। नए कुछ कानून बनाए हैं जिससे उम्मीद जगी है कि हमारी वायुसेना को, हमारी थल सेना को, हमारी नेवी को जल्दी से जल्दी आधुनिक हथियार मिलेंगे, खासतौर से हमारी वायुसेना को। राफेल उसका एग्जाम्पल है। एक सबसे बड़ा जो एक लॉ बना है कि सीमा निर्धारित कर दी गई है, नए लॉज बने हैं कि इस सीमा के अंदर आपको खरीदारी करनी होगी। दूसरा, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, मनी पावर का, कि इतने करोड़ है तो आप निचले दर के जो अधिकारी है वो खरीद सकते हैं, फिर डिफेंस सेक्रेटरी, फिर जो मिनिस्टर है और फिर जो कैबिनेट है वो उसका अप्रूवल। तो ये डिसेंट्रलाइज करने से भी फायदा होगा। और अच्छी बात यह है कि DRDO जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू किया है आर्म्स का। तो ये भी जो है हम देश में बना, जो देश में हथियारों को हम इंडिजीनियस बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। तो आने वाले समय में दोस्तों हो सकता है कि भारत का जो इंपोर्ट है इस समय बहुत ज्यादा है और वो धीरे धीरे कम हो, हमारी डिपेंडेंसी जो दूसरे देशों पर है वो कम हो, जो भ्रष्टाचार इसमें इन्वॉल्व है वो भी कम होगा, क्योंकि हम अंदर के अंदर, भारत के अंदर बनाएंगे और वहीं से खरीदेंगे, तो भ्रष्टाचार जो बड़े पैमाने पर है वो भी खत्म होगा। और ऐसा करके जो हमारा आसमान है वो भी हम सुरक्षित कर सकेंगे। वैसे तो हमारा जो आर्मी है, हमारी नेवी है, इसको भी हमको सक्षम बनाना होता है, लेकिन आजकल जो आधुनिक चीजें बन रही हैं वो ज्यादातर जो अटैक्स हैं, वो जो कहते हैं ना युद्ध की स्थिति पूरी बदल देते हैं, वो आसमान के जरिए होता है। क्योंकि इतनी आधुनिक मिसाइलें बन गई हैं, रॉकेट बन गए हैं, ड्रोन्स हैं जो पता ही नहीं चलते हैं कब सर्विलेंस करके अपनी इंफॉर्मेशन देश की बाहर पहुंचा देते हैं और आप पर हमला हो जाता है। तो अच्छी बात यही है कि कुछ लॉज ऐसे बने हैं, समय सीमा निर्धारित हुई है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया है और अपनी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्शन शुरू कर रही है, बड़ी तेजी से कर रही है। तो दोस्तों एक बड़ा अच्छा मुद्दा था जिस पर हमने चर्चा की हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए आप देखते रहिए, बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।